कालनेमी वो किसी शंकराचार्य को, किसी संत को या किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं। वो उनका कालनेमी का इशारा कहीं और है, वो दिल्ली की तरफ इशारा है उनका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जिस बात का अंदेशा था कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर दावेदारी किसी और की हो रही है। शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है कि जो अकड़ रहे हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, बल्कि जो समझ रहे हैं कि गलती प्रशासन की है, कुर्सी उनके पास होनी चाहिए, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के पास होनी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने वाला है? आशीर्वाद मिलने के बाद शंकराचार्य के करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। जी केपी सर, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समझदार व्यक्ति हैं और ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए। जो अकड़ में बैठा है उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य को एक और समर्थन मिल गया है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को एक समर्थन तो दिल्ली से मिला था, दूसरा समर्थन शंकराचार्य जी का मिल गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य कामयाब तो कहीं हुए नहीं है काफी दिनों से। तो क्या उनको कुछ कामयाबी हासिल करवाने के लिए केंद्र कुछ चक्रव्यूह रच रहा है क्या, या केंद्र कुछ उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है क्या? कैसे संभव हो सकता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ कहे और उप मुख्यमंत्री कुछ कहे? तो हमें इसके मायने समझने होंगे। मैं आपको पहले भी कहा आपके प्रोग्राम पे कि ये जो उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य तो परिस्थिति जन्य एक मोहरा बन गए हैं या एक बहाना बन गए। शंकराचार्य जी का कोई मामला है नहीं, लेकिन ये लड़ाई सियासी हो गई है। और सियासी लड़ाई इसलिए हो गई है कि जो दिल्ली की लखनऊ की तल्खी चल रही थी उसके बीच में फंस गए हैं शंकराचार्य जी। अब आप जो जिस प्रकार से आप देखें कि 2 दिन पहले जो बयान आया था योगी आदित्यनाथ जी का, और उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया, तो कालनेमी वो किसी शंकराचार्य को, किसी संत को या किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं। वो उनका कालनेमी का इशारा कहीं और है, वो दिल्ली की तरफ इशारा है उनका कि कालनेमी कौन है। तो यहाँ जो राजनीति दोनों तरफ से चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बहाना बन रहे हैं शंकराचार्य। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शंकराचार्य जी के साथ जो प्रशासन ने किया है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और उस पे फिर ये होता कि योगी जी इस मामले को निपटाने के लिए, पटापेक्ष करने के लिए अपनी तरफ से एक पहल करते। लेकिन जिस प्रकार से, देखिए, मैं धार्मिक मामलों का बहुत बारीकी से तो नहीं जानता हूँ, बहुत बारीकी से समझता नहीं हूँ। कई सारे पंथ होते हैं, कई सारे संप्रदाय होते हैं, इनमें आपस में भी मतभेद होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। शंकराचार्य जी हैं कि नहीं है, इसका खुद ही सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं मुकदमा चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इनके बीच में जाके और इस पे यहाँ पे चर्चा करें, मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और वो डाइवर्ट भी हो जाएगा। बात वो नहीं है भाई। आप सरकार इनको अगर शंकराचार्य नहीं मानते तो आपने इनको फिर इतना सम्मान और इतना वो क्यों दिया था पिछले साल जब कुंभ का मेला चल रहा था? ऐसा क्या हो गया एक साल? शंकराचार्य नहीं है, ये बात उठनी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ अलग डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही मुद्दों को। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला चल रहा, 7वां दिन हो गया है। कोई बोल नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। शीर्ष नेतृत्व से मोदी जी का कोई बयान नहीं आ रहा, अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आ रहा, राजनाथ जी का कोई बयान नहीं आ रहा, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आज कहाँ मोहन भागवत जी चले गए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या मोहन भागवत जी भी यही चाहते हैं कि इस प्रकार से? और ये तो चरितार्थ हो रहा है, ये तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है सवाल उठाने का भारतीय जनता पार्टी पे, कि आप कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो क्या बट रहे हैं क्या? और दूसरी बात यह है कि हिंदू जो खतरे में है, वो हिंदू खतरे में भारतीय जनता पार्टी के रामराज में ही आ गया है। अब तो रामराज चल रहा है, तो उसमें कैसे हिंदू खतरे में आ सकता है? और हिंदू तो बाद की बात है, यहाँ तो संत खतरे में आ गए, शंकराचार्य खतरे में आ गए।
तो ये सवाल खड़ा हो गया है, और इस सवाल का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी पे नहीं बन रहा है। इसलिए आप देखेंगे जो तथाकथित नेशनल चैनल हैं, उन पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जाना बंद कर दिया है, या किसी दूसरे छोटे मोटे प्रवक्ताओं को भेज रहे हैं ताकि सवालों से बचा जा सके। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या केंद्र के लोग क्यों बच रहे हैं। और योगी जी के बयान हो या केशव मौर्य का बयान हो गाय बगाए जो आया है 5 दिन के बाद, उसके अलावा तो कोई दूसरा व्यक्ति बोल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हर तीसरा आदमी कहता है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हूं। तो क्या इस मुद्दे पर उसकी हवा निकल जाती है क्या? वो क्यों नहीं बोल रहे? तो ये एक सियासी मामला हो चला है, और इस सियासी मामले को आपको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा आपको कि ये मामला हो क्यों रहा है, इसमें कठपुतली कौन बन रहा है। काल नेमी का मतलब होता है कि काल नेमी की कहानी अगर आप देखते हैं कि रावण ने अपने मामा को भेजा हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, एक लंबी कहानी रामायण की है कि आप किसको बता रहे हैं कि कौन जो है पर्दे के पीछे से कुछ और पर्दे के पीछे से कुछ और कर रहा है और सामने से कुछ और कर रहा है। इसका मामला है क्या? तो इसका मामला ये है कि दिल्ली चाहती है कि बाबा को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि बाबा आज सिरदर्दी बने हुए हैं केंद्र की। अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीत जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से गिरावट के दौर में चल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी परिस्थिति आपने देखी है बनारस में कि उनका वोट फीसदी गिरा है, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके सामने उन्होंने उनको झटका देने की पूरी कोशिश की, और शुरू के जो काउंटिंग चल रही थी उसमें तो कई बार आया कि मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी जिसपे आप 3.5 दशक से 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर पे, अयोध्या पे आप राम मंदिर की वो कर रहे हैं, राम मंदिर आपने बना भी दिया, इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बावजूद आप अयोध्या हार गए। तो क्या इन परिस्थिति में कल को ये भी हो सकता है कि अगर मोदी जी चुनाव हार जाते हैं बनारस से, तो फिर क्या होगा? तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा? फिर देश की राजनीति किस रास्ते पे जाएगी? तो क्या ऐसे में योगी जी का कोई इलाज करना जरूरी है क्या? उस पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है क्या? पिछले दिनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम हुआ था उसमें केशव मौर्य जी आगे बढ़ के चल रहे थे और मुख्यमंत्री जी पीछे थे। ये तस्वीर क्या कहती है? क्या केशव मौर्य जी कुछ तेज चल रहे हैं क्या? तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये शंकराचार्य जी तो एक बहाना है। ये तो सारा मामला भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना नुकसान होगा, क्योंकि मामला तो मोदी जी के क्षेत्र का भी है, मामला तो मोदी जी का भी है, तो मोदी जी इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं? या दूसरी चीज ये है कि योगी जी को कितना नुकसान इसका होगा, योगी जी क्या सोच के ये कर रहे हैं, वो भी तो कुछ राजनीति के हिसाब से सोच ही रहे होंगे, बिना सोचे तो वो कर नहीं रहे। और तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बीच में शंकराचार्यों में मठाधीशों में भी मतभेद थे, वो भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे हैं और दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में, गो हत्या की मांग पे मामले को डाइवर्ट हो गया है। अब मामला यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ और है और धीरे धीरे इसको गो हत्या पे ले जा रहे हैं आप। तो ये मामला राजनीतिक रूप से बड़ा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा क्यों लगा हुआ है, ये समझने की आवश्यकता है। जी अच्छा, जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य तो ये है ही नहीं और इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो उनका माइक पकड़ा है वो धीरेन्द्र शास्त्री ने पकड़ा है। और धीरेन्द्र शास्त्री दूसरी जगह पर क्या कह रहे हैं? दूसरी जगह पर कह रहे हैं कि सनातन का मजाक बनाया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। तो ये मजाक बना कौन रहा है और क्या ये मजाक बनने दिया जा रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन की रक्षा का जिम्मा जो अपने कंधों पर लेने वाली सरकार भी चल रही है। मैंने देखा कल मोदी जी ने एक ट्वीट किया, उसमें कई संत समाज के जो लोग थे भगवा धारण किए हुए थे, उनको बड़ा सम्मानित कर रहे थे, उनकी बड़ा गुणगान कर रहे थे। तो क्या मोदी जी भी योगी जी को कोई संदेश दे रहे हैं इस बीच? मतलब
सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर ये जो बांट हो रहा है, भेदभाव देखने को मिल रहा है, उसमें संत समाज कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप, जगत गुरु जैसे लोग? और दूसरा, प्रधानमंत्री जो ट्वीट कर रहे हैं उसके क्या मायने? देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे मोदी जी इनके शंकराचार्य जी के पास भी आए थे। वो भी एक वीडियो चल रहा है कि उसमें वो इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और ये अपने गले में से माला निकाल के उनको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी संतों का सम्मान नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन आज मोदी जी की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं या सम्मान करते हुए फोटो आ रही हैं, लेकिन कोई स्टेटमेंट तो आ नहीं रहा है। क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश के इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं करना चाह रहे? वो भी चाहते हैं क्या कि मामला आगे बढ़े और किसी का निपटारा हो? क्या रणनीति चल रही है क्या? हमें इस पर भी विचार करना होगा। दूसरा, जो आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, वो तो एक पक्ष में खड़े हो गए हैं। उनका तो सीधा सीधा है, वो तो योगी जी के पक्ष में खड़े हो गए, उन्होंने एक मोर्चा ले लिया है। उनका तो कहना सीधा सीधा है कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, क्योंकि तो शंकराचार्य भी नहीं मानते उनको और दूसरी तमाम बातें करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी नए नए इस फील्ड में उतरे हैं, अभी तो उनका काफी लंबा कैरियर है, उनको आगे बढ़ाना है। तो उनका कहना ना कहना इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता। लेकिन जैसे रामदेव का भी पीछे आया, उन्होंने भी सारी चीजें की, क्योंकि उनका सारा मामला जुड़ा हुआ ही इसी चीज से है। उनका अगर कुछ भी गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी की होती है तो उनका जो इतना बड़ा किला बना है योग के नाम पे, वो सारा ढह जाएगा। वो तो बना ही भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ कर उन्होंने बनाया है, और उसमें तो आर्थिक आर्थिक लाभ बहुत सारे लोगों के जुड़े हुए हैं। तो वो अलग विषय में अलग तरीके से अपना संदेश दे रहे हैं। तो सब अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने हितों को देखते हुए इस मामले में कूदे हुए हैं। यहाँ इस पूरे मामले ने कई लोगों को बेनकाब भी कर दिया है, हम ये भी देख रहे हैं। अगर कहा जा रहा है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, तो फिर ये तो राजनीतिक भाषा हुई ना। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देती घूमती है, कहती है कि यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। अब रामभद्राचार्य जैसे लोग या फिर रामदेव जैसे लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य गलत है, तो फिर बेनकाब हो रहे हैं। ये तो मतलब पता चल रहा है कि इनकी मानसिकता या फिर ये लोग संत समाज के लिए क्या सोचते हैं। शंकराचार्य कोई छोटा पद नहीं है, सनातन में सबसे बड़ा पद दिया गया है शंकराचार्य को, और उनके खिलाफ अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहे हैं। नहीं मंशु, ये तो मैं पहले ही आपको कहा कि स्वार्थ सिद्धि है। कई लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने मामले को बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं आज भी शंकराचार्य जी को ये नहीं कहता हूं कि वो किसी रणनीति के पार्ट हैं या वो रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो अभी भी कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर नहीं लगे हुए हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। ये तो प्रशासन की तरफ से जो उनके साथ व्यवहार हुआ है वो अपनी जगह जायज है और वो अपनी जगह सही है। शंकराचार्य जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत उचित है। लेकिन सरकार की या मुख्यमंत्री की जो हट है, यहाँ मुझे वो गलत लगती है। इस मामले को निपटाना चाहिए था। अगर बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ योगी जी है, उनको इस मामले को तत्काल निपटाना चाहिए था। जितना मामला बढ़ेगा, जितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं योगी जी की साख पे बट्टा लगेगा। और दूसरा ये लगेगा कि आप भी संत समाज से आते हैं और संतों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप संत तो है ही, आप तो राजनीति भी कर रहे हैं, आप तो नेता भी हैं। तो अगर आपको वास्तव में राजनीति करनी है तो यहाँ राजनीतिक दिमाग लगाते हुए शंकराचार्य जी के मामले को ठंडा करके उसका पटापेक्ष करना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको झुकना ही पड़े। आप क्यों नहीं झुकते? राजनीति में तो लोग झुकते हैं, राजनीति में तो झुकना ही पड़ता है। राजनीति में तो वोट मांगने के लिए आपको हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़ता है। तो या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, और अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको झुकना ही होगा और माफी मांगनी होगी आपको, और अच्छा है आपके लिए। जी। अच्छा केपी सर, पर्दे के पीछे क्या कोई और भी खेल चल रहा है क्या? बांटने काटने का जिक्र जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो छाटने की कोई तैयारी दिल्ली से भी चल रही है क्या? कुछ और प्यादे क्या तैयार किए जा रहे हैं जो गुजरात लॉबी है उसकी तरफ से? देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का जो है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप थोड़ा इसको
गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से पिछले 2024 के चुनाव हुए और उन चुनाव में मोदी जी को जिताने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोशिश की, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, और खाली शिवराज चौहान का असर मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि एक ही पहले राज्य हुआ करता था। तो दोनों राज्यों को मिलाकर लगभग 40 लोकसभा सीटें बनती हैं और मेरे ख्याल से एक सीट शायद छत्तीसगढ़ की वो हारे हैं, नहीं तो पूरी 29 की 29 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त मेहनत करके शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। शिवराज उसके बाद अगर आप वसुंधरा को भी देखेंगे तो वसुंधरा को भी ये उम्मीद थी कि भाई ये मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस नाते उन्होंने भी राजस्थान में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि आधी सीटें ही जीतने में वो कामयाब रहे, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। आज वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पे है, नाराज हैं। शिवराज चौहान को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो क्या शिवराज चौहान आने वाले लोकसभा चुनाव में इस प्रकार से काम करेंगे? और क्या जो अभी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, वो शिवराज की तरह रिजल्ट दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जब नजर आती है, जब हम उत्तर प्रदेश का विश्लेषण करते हैं, तो योगी जी 80 लोकसभा सीटों के बॉस हैं। अगर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पे आ जाते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो दिल्ली को चैलेंज कर सकते हैं, दिल्ली को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री होंगे। तो इनका कद कैसे छोटा किया जाए, इनके पर कैसे काटे जाएं, ये तमाम परिस्थितियां केंद्र के सामने हैं और वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। जो एक कोशिश आपके सामने ये उत्तर प्रदेश के आज के हालात के माध्यम से देखी जा सकती है। इसी में जो सेकंड चरण है, सेकंड चरण में ये है जो चर्चाएं लगातार चलती हैं, और वेस्टर्न यूपी में तो हम देखते हैं यहाँ पे पुष्पेंद्र चौधरी हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, लिखते भी हैं, और उन्होंने कई आर्टिकल वगैरह भी लिखे, चैनल पे भी बोलते हैं कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, और प्रदेश का बंटवारा अगर होता है, एक तो ये सही बात है कि विकास होगा छोटे राज्य का, दूसरी बात ये होती है कि राजनीतिक रूप से भी जो आज की तारीख में मठाधीश बने हुए नेता बने हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे खुद योगी आदित्यनाथ हो, उनको एक एक टेरिटरी मिल जाएगी। बाबा जो है निपट जाएंगे और गोरखपुर का जो मंडल है, गोरखपुर का जो क्षेत्र है, खाली उसके नेता बन के रह जाएंगे। अखिलेश यादव खाली अपने यादव बेल्ट जो एटा आगरा की बेल्ट है, खाली इसके नेता बन के रह जाएंगे। और उधर जो आपका झांसी वाला बुंदेलखंड एरिया है, वहां नया राज्य बन जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश नया राज्य बन जाएगा, यहाँ अलग चीजें होंगी। तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने से छिन-भिन्न हो जाएगा और केंद्र की ताकत बढ़ जाएगी, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस रणनीति पे भी दिल्ली में चर्चाएं चल रही हैं, और उसी के तहत अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले जो कांग्रेस से एक नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे, काफी दिन से कोने में बैठे हुए थे, ठंडे थे, चुप थे, संजय सिंह का बयान आया है कि अभी पूर्वांचल भी बनना चाहिए, मध्यांचल भी बनना चाहिए। तो उन्होंने एक हिसाब से प्रदेश बंटवारे की मांग कर दी है, और लगातार चुपचाप पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है। तो क्या जो केंद्र का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस विषय पर भी विचार कर रहा है कि प्रदेश के टुकड़े कर दिए जाए, उचित समय है? तो बहुत सारी चीजें हैं कि योगी को किस प्रकार से निपटाया जाए, कैसे उनके कद को छोटा किया जाए, कैसे उनके पद कतरे जाए, इसकी शाम दाम दंड भेद की सब रणनीति तैयार हो रही है। और मुझे लगता है कि योगी जी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो शंकराचार्य के मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। शंकराचार्य जी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, शंकराचार्य जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ एक जो है मैंने कहा बहाना और मोहरा बन गए, और उनके कंधे पे रख के लोग बंदूक चलाए जा रहे हैं। और केशव मौर्य जैसे लोग जो है आज धार्मिक, केशव मौर्य जी का एक बयान याद होगा आपको, जो केशव मौर्य जी ने रामायण के संदर्भ में दिया था, वो जो है कि भाई कौन सा वो पूरा एक चौपाई है, मुझे नहीं आती याद, कि
ताड़न के अधिकारी, ढोल पशु नारी और ताड़न के अधिकारी, उस तरह का बयान भी वही शायद केशव मौर्य वही है, कोई दूसरे केशव मौर्य तो नहीं है। आज ये संतों का जो है भगवान कह रहे हैं शंकराचार्य जी को, और कह रहे हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए। तो जब इस तरह के बयान आप रामायण के खिलाफ देते तब सम्मान हो रहा था। तो ये तो परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं, सियासी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन शंकराचार्य जी एक धर्म के पताका लेके चल रहे हैं, वो धर्म के झंडा बरदार है। उनको इस तरह से प्रयोग करना, इस तरह से हथियार के रूप में यूज करना, मुझे लगता है ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनको इससे बाहर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में छींचा लेदर और कीचड़ के छींटे पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरह के छींटे पड़े। जी। लेकिन केपी सर, योगी आदित्यनाथ क्या इतने मतलब नए नए खिलाड़ी हैं क्या, इतने नासमझ हैं क्या कि वो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं? ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ अगर देख रहे हैं कि शंकराचार्य से जो विवाद हो रहा है उसमें उनकी छवि को डैमेज किया जा रहा है, या फिर उनके जो चाल चरित्र, चेहरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो फिर इसको वो 2 मिनट में, मैं तो कहता हूं 2 घंटे में जाकर वहां पर सब कुछ सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन ये जो अकड़ है, ये जो अहंकार है, जब ये ले डूब रहा है, तब भी योगी आदित्यनाथ को क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और बात है? नहीं हिमांशु जी, मुझे लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं, उनके साथ वाले लोग हैं, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मेरी तो कई लोगों से बात हुई है, मुझे कई उत्तर प्रदेश से भी फोन आए हैं, दिल्ली से भी बातचीत हो रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमने कल भी बात की थी इस पे कि भाई इस तरह से योगी जी को इसका पटापेक्ष करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान होगा। और योगी जी की छवि को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक संत के होते हुए संतों के ऊपर इस तरह का अत्याचार ही मैं कहूंगा इसको उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल योगी जी के ऊपर उठता है, क्या इतनी सी बात उनको समझने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है उनके खिलाफ के अधिकारी जो है लखनऊ से निर्देश ना लेकर, दिल्ली से निर्देश लेके कहीं नोटिस जारी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, योगी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वो राजनीति में नए खिलाड़ी तो है नहीं, राजनीति के वो इतने हल्के खिलाड़ी तो है नहीं, तो वो इस मामले को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरी भी समझ से परे है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है गाये बगाए उनके समझ में जल्दी आएगा और वो मामले का पटापेक्ष करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 दिन हो गए हैं, इस मामले को 7 दिन तक खींचना, इतना लंबा खींचना, मुझे लगता है कि इस मामले को बढ़ाने जैसा है। तो मेरा मानना है कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, अन्यथा मुझे लगता है कि योगी जी की राजनीतिक छवि को ये डेंट ही करेगा, फायदा कुछ नहीं करेगा। जी केपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, उनका क्या मानना है इस पूरे विषय पर, उत्तर प्रदेश की क्या ये जो नई राजनीति हो रही है इसमें योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका रहने वाली है? 2017 के बाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार वो नजरें गड़ाए हुए हैं। हालांकि 2022 में जो नतीजे आए, खुद ही चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, तो आशीर्वाद तो है कहीं ना कहीं दिल्ली का उनके ऊपर, और अब तो शंकराचार्य का आशीर्वाद भी मिल चुका है। आपको क्या लग रहा है, कुर्सी पर कोई नया बैठने वाला है क्या? केशव प्रसाद मौर्य अब उस कुर्सी के असली दावेदार आने वाले हैं सामने खुलकर? कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। जो भी हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।